हेलो। तो नमस्कार प्रिय छात्रों, तमाम छात्रों का ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्रिय छात्रों, रोज की भांति आज अपना 20वां एपिसोड बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों का अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। प्रिय छात्रों, रोज रोज मैं बोलता रहता हूं कि तमाम जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। और आप लोग, मैं कह रहा था कि भाई सीआरपीएफ की भर्ती रोज रोज बोलना पड़ता है, 1,30,000 इतनी बड़ी संख्या होती होगी, आप सहज अंदाजा लगा सकते हो। वहीं दिल्ली पुलिस की भर्ती की बात करें तो 10,000 की बड़ी भर्ती। वहीं पर बात करें राजस्थान पुलिस की तो 2,000 औद्योगिक इकाई वाली, बाकी से और भी रहेंगी। और राजस्थान के अंदर एलडीसी की भर्ती। ये बड़ी भर्तियां आपके सामने हैं बच्चों। यदि आप इन भर्तियों को अच्छे से क्लियर करते हो या चाहते हो क्लियर करना, तो आप लोगों को इत्मीनान के साथ में हर एपिसोड के साथ में जुड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके साइंस यदि क्लियर हो जाती है, रीजनिंग मैथ क्लियर हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है प्रिय छात्रों। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप लोग रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा, इत्मीनान के साथ, और सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाइएगा। प्रिय छात्रों, अपने रोज रोज लाइव आते हैं और इसलिए आते हैं ताकि आप लोगों का मनोबल बना रहे, कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएं। वैसे बात करें कि निरंतरता बेहद जरूरी होती है, आप लोगों को मालूम है। यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप लोगों को रेगुलर बना रहना पड़ेगा। एक दिन में कोई काम होता नहीं है और एक दिन काम जरूर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग तमाम बच्चे जो भी जुड़े, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया करो ताकि हौसला अफजाई मेरा भी होता रहे। आप लोग तो वैसे आपकी हौसला अफजाई है ही, क्योंकि इतनी बढ़िया भर्तियां आपके सामने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सौगात, स्टेट गवर्नमेंट की सौगात आपके सामने है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? लीवर के द्वारा, आमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या ग्रहिणी के द्वारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आराम से क्लियर कर जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिएगा, प्रश्न बन रहा है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा। आंसर तो यही है। अब सुनना पड़ेगा बच्चों। क्या सुनना है आप लोगों को? कि लीवर की स्ट्रक्चर ये होती है, मैं आपको पूर्वतः बता भी चुका हूं। लीवर की स्ट्रक्चर ये होती है, ये लीवर की स्ट्रक्चर ये होती है बच्चों। देखो, ये है आपका लीवर। लीवर की बात करें तो ये लो जी, ऐसे, ठीक है। लीवर के इस भाग में यहां क्या होता है बच्चों? पित्ताशय होता है, ऐसे। इस भाग का नाम है दायां केंद्रीय भाग, राइट सेंट्रल लोब, दायां केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग। ये है स्पाइजिलियन भाग। तो लीवर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है बच्चों? तो दायां केंद्रीय भाग। और उस भाग की ओर क्या होता है? पित्ताशय होता है। पित्ताशय में पित्त का क्या होता है बच्चों? संग्रह होता है। जबकि पित्त का निर्माण कहां होता है? लीवर में होता है। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मालूम है, ये लीवर जो होता है, अब पित्त बनता है इसके अंदर, ऐसे। ये क्या है? लीवर है। तो लीवर के अंदर क्या बनता है बच्चों? पित्त बनता है, पित्त। पित्त का निर्माण कहां होता है? लीवर में। जबकि देखो बच्चों, एक्चुअली स्थिति यह है कि यहां पर होता है एक छोटा सा कट, ये लो, ऐसे। ये है पित्ताशय। पित्ताशय बोले तो पित्त की थैली, गाल ब्लेडर बोलते हैं इसको। पित्त की थैली कह दो, पित्ताशय कह दो, चाहे गाल ब्लेडर कह दो। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? यहां से पित्त होकर के यहां चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर ये क्या है? पित्त नीचे टपकता है, कहां? छोटी आंत के अंदर, यहां। यहां पर भोजन पड़ा रहता है, इसमें मिक्स होता रहता है। तो यहां बनता है, यहां इकट्ठा होता है, यहां टपकता है। तो पित्त का संग्रह कहां होता है? तो पित्ताशय में। जबकि पित्त का निर्माण कहां होता है? तो लीवर में। या लो,
तो सही आंसर क्या है इसका? 1 नंबर ऑप्शन। अब पित्त क्या होता है? एक क्षारीय माध्यम का पदार्थ होता है जो भोजन को पचाने में भूमिका निभाता है। पित्त कैसा होता है? एक क्षारीय रस होता है, क्षारीय रस होता है जिसकी पीएच 8.6 होती है। 8.6 पीएच का एक रस होता है जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए बेहद उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं। खुद अभी इसका रिप्लाई आप कर जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताया था आप लोगों को, क्या बताया था? कि पित्त जमा होता है ग्रहणी में, लीवर में, प्लीहा में, पित्ताशय में। तो अभी पढ़ा था आप लोगों ने पित्त का निर्माण लीवर में होता है, जबकि पित्त का संग्रह कहां होता है? पित्ताशय में होता है। यह लो जी, पित्ताशय कह दो, चाहे पित्त की थैली कह दो, चाहे इसको गॉल ब्लैडर कह दो। इवन देन की बात करें, पित्ताशय में कई बार पथरी पड़ जाती है, उस पथरी को कोलिसिस्टोस्टेटिस कहते हैं। पित्ताशय की पथरी को क्या कहते हैं? कोलिसिस्टोस्टेटिस कहा जाता है। क्या लॉज? पित्ताशय की पथरी को क्या कहते हैं? कोलिसिस्टोस्टेटिस। वहीं पर मैं कह दूं कि किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? तो किडनी की पथरी को रीनल कैल्यूकलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रीनल कैल्यूकलाई कहा जाता है। यह नाम आता है, यह नाम आता है। और किडनी की पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम क्रिस्टलों की बनी होती है। यह लो जी, ध्यान करना प्यारे छात्रों, ये लाइन और पित्त का जमाव कहां होता है? ये लाइन दोनों की दोनों राजस्थान पुलिस की पिछली वाली भर्ती में आ गई थी। या लो, दोनों लाइन। प्रश्न की भाषा क्या थी? कि पित्त का संग्रह कहां होता है? पित्ताशय में, जबकि पित्त जो किडनी की पथरी होती है उस वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम क्रिस्टलों की बनी होती है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और बड़े इत्मीनान के साथ में बच्चों ने क्लियर भी किया, और जिन बच्चों ने क्लियर किया उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया। आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो और जवाब दीजिएगा। मैं साथ साथ में चाय की चुस्की ले लेता हूं और आप लोगों को ये मैं मान के चलूंगा कि आप लोग जरूर जवाब दे जाओगे। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पाइसीकरण यानी एमल्सिफिकेशन, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है इसका, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर जाओगे ऐसा मेरा मानना है। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को बच्चों, फिर रिप्लाई करो। कि पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पाइसीकरण या उपयुक्त सभी। रिप्लाई करो बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मेरी तरफ से जवाब है आपका 3 नंबर। अब ये जवाब क्यों है विचार करो, बताओ, रिप्लाई करो इसका कि ये क्या है। सुनना अच्छे से, कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है, एमल्सिफिकेशन। अब वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त करता है। अब सुनना, सुनो अच्छे से। ये देखो बच्चों, लीवर था, अभी मैंने थोड़ी देर बताया था। क्या लीवर की स्ट्रक्चर थी? इस टाइप का लीवर की स्ट्रक्चर थी। यहां पित्ताशय था, यह यहां आपकी आंत है, छोटी आंत। यहां पर ये देखो बच्चों, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है।
ये जो पित्ताशय होता है, मैंने थोड़ा सा अच्छे से देखना बच्चों, मैंने पित्ताशय में यहाँ कट लगाया था, ऐसा इतना बड़ा कट तो नहीं है परंतु फिर भी कट तो है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब लीवर के अंदर क्या बनता है, पित्त बनता है, ये बात मैं अभी आपको बताई थी, यहां पित्त बनता है, ठीक है। और ये पित्त कहां इकट्ठा हो जाता है, फिर पित्ताशय में हो जाता है, या और फिर ये पित्त नीचे टपकता रहता है इसमें भोजन के अंदर, और यहां ये मिक्स होता रहेगा और आपकी पाचन क्रिया ठीक होती रहेगी, चलती रहेगी। मान के चलो आपने क्या खाया, घी खाया, घी खाया, लड्डू खाए तो लड्डू में जाहिर सी बात है घी तो होंगे, या कचौरी खा ली, या समोसा खा लिया, या मान के चलो आप लोगों ने क्या है, पनीर की सब्जी खा ली, ये सारी क्या है, फैटी चीजें हैं, फैट है, ये वसा है। अब आपने खाया तो जाहिर सी बात है मुख से होते हुए वो चीजें कहां पहुंच जाएंगी, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के अंदर क्या टपकेगा, पित्त टपकेगा, और पित्त क्या करेगा, इनमें जो फैट होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, और वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है बच्चों, पायसीकरण कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। तो कुल मिला के आप लोगों के समझ में आ गया, वसा का पायसीकरण कौन करता है, पित्त करता है, और पित्त का निर्माण कहां होता है, लीवर में, जबकि पित्त का संग्रह कहां होता है बच्चों, पित्ताशय में होता है, ठीक है। ये लो, निम्न में से कौन सा एक अंग अवशेषी है, निम्न में से कौन सा एक अंग क्या है बच्चों, अवशेषी है, यानी फालतू है, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। फेफड़े हैं, हृदय है, अपेंडिक्स है, या थायराइड है, बताओ रे प्यारे बच्चों। अवशेषी अंग का मतलब क्या समझे, फालतू का अंग जो कोई काम की चीज नहीं है, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए अवशेषी का मतलब फालतू की चीज, तो अपेंडिक्स क्या है बच्चों, एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जिसको आम भाषा में आप पेंडिस कहते हो। अब होता क्या है, देखो बच्चों ऐसा होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस टाइप का जो पार्ट होता है अपना बड़ी आंत का सिक्कम भाग, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, फिर इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ये मैं केवल बड़ी आंत ही दर्शा रहा हूं, छोटी आंत को दर्शाऊंगा तो ये लो जी ऐसे, ये ऐसे होती है। यहां पीछे क्या है, आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत पहले होती है, बड़ी आंत बाद में होती है। ये जो बड़ी आंत है ना, ये कौन सा भाग है बड़ी आंत का, सिक्कम भाग। कौन सा भाग, सिक्कम भाग। या लो जी, कौन सा भाग है बच्चों, ये सिक्कम भाग है। ये लो जी, सॉरी जी, ये लो, ये है सिक्कम भाग, ये है कॉलन भाग, कॉलन भाग, और ये है रेक्टम भाग। रेक्टम बोले तो मलाशय, इसको मलाशय भाग कहते हैं। अब ये जो फूली हुई संरचनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं हास्ट्रा। क्या कहते हैं, हास्ट्रा। ये जो सिक्कम भाग है वहां से एक छड़नुमा संरचना जुड़ी रहती है, इसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स का हिंदी नाम आ जाता है कृमि रूपी परिशेषिका। ये नाम आता है तो आप खूब सारे परेशान हो जाते होंगे। कृमि रूपी परिशेषिका, परिशेषिका मतलब अवशेषिका, कृमि का मतलब लटनुमा संरचना। लटनुमा इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, केचुआनुमा, इसको कहते हैं लटनुमा। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स जो होता है वो मनुष्य का अवशेषी अंग। अवशेषी का मतलब क्या समझे कि ये
जब दर्द करती है, अपेंडिक्स देखो आप में भी है, मेरे में भी है, सब में है, परंतु कई बार ये बढ़ना शुरू कर जाती है तो दर्द करना शुरू कर जाती है, फिर इसको काट के निकालना होता है। सीधी सी कहानी है। अब कहने का मतलब ये पार्ट यहां से काट के निकालना पड़ता है, यहां से ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसको मनुष्य का फालतू अंग है, कोई काम की चीज है नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं लेमार्कवाद का सिद्धांत कहता है और आने वाले जमाने में ये अपेंडिक्स है ना, ये नहीं रहने वाली। परंतु एक बात और सुनना पड़ेगा, चलो इस बात को पहले सुन लो कि लेमार्कवाद का सिद्धांत बोलता है कि जो चीज काम में नहीं आती वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाएगी। ये लेमार्कवाद का सिद्धांत बोलता है। जैसे आप लोगों को पहले पता है, और जो अंग जितना अधिक काम में आएगा वो बढ़ता चला जाएगा। ये बात किसकी बोलनी है? लेमार्क की। लेमार्क एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, उसने बात बताई कि जो अंग काम में नहीं आता वो धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाएगा, जो काम में आएगा वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे आपको लोगों को मालूम है कि पहले सर्प के पैर हुआ करते थे। सुनो अच्छे से बातें बच्चों, यही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। सर्प के पैर हुआ करते थे, सर्प ने क्या किया, अपने पैरों को यूज करना बंद कर लिया, आपने धड़ के चिपका के रखा करता था, ठीक है ना। अब वो फोल्ड ही रखता था, खोलता ही नहीं था अपने पैरों को, धड़ के चिपका के रखा करता था। अब कोई शिकारी आता था तो वो बिल में घुसने के लिए जाता था तो उसको वो पैर तकलीफ देते थे। फिर भगवान सोचियो तो फालतू परेशान हो रहे हो है, काम में वो लेनी कौन लाग रही हो। जब धीरे धीरे के करियो भगवान है ने पे हटा दिया पैर बेंगा, क्यों काम में लिया ही कोनी। ही क्यों यो पहली घोड़े की बात करें, घोड़े के पहले पंजा हुआ करता था, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता उसके पंजा होता है वैसे पंजा था ऐसे। अब घोड़ा पथरीले इलाके में चलता है, घोड़े को चलने में तकलीफ हुआ करती थी। घोड़े ने अपने पंजे को धीरे 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 करते 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 समेटना शुरू कर दिया ऐसे, और फिर भगवान ने इसको किसका रूप दे दिया? खुर का रूप दे दिया। यानी कहने उसको अपना उपयोग इस हिसाब से सेट कर लिया। वैसे आपको मालूम है पहले ऊंट के क्या हुआ करती थी? छोटी गर्दन हुआ करती थी, घोड़े के समान गर्दन होती थी, घोड़े के समान। घोड़े के क्या है कि पहले क्या थी, जमीन पर खाने के लिए घास फूस पर्याप्त मात्रा में मिल जाया करती थी। अब वो क्या धीरे धीरे प्रकृति ने अपने में बदलाव किया तो नीचे की तमाम घास थी वो खत्म होती चली गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि छोटी झाड़ियां रह गई। तो फिर क्या है कि थोड़ा सा ऊंट को है ना गर्दन को ज्यादा काम में लेना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ी सी गर्दन बढ़ गई। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो आपकी झाड़ियां थी, छोटी झाड़ियां, वो भी खत्म होती चली गई। केवल ऊंचे पेड़ रह गए थे, किक्कर है, खेजड़ी है, जांटी वगैरह। फिर ऊंट को उनको खाने के लिए अपनी गर्दन को आगे से खींचना पड़ा ऐसे, ठीक है। और आगे वाले पैरों को भी क्या करना पड़ा कि ज्यादा उपयोग में लेना स्टार्ट कर दिया उसने। इसलिए आपको मालूम है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि ऊंट की गर्दन और आगे के पैर लंबे होते चले गए। समझ में आया? तो कुल मिला के मैं यूं कह रहा हूं कि जो अंग काम में नहीं आता वो धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाता है, और जो काम में आता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो अपेंडिक्स कोई काम की चीज नहीं है, इसलिए वो निकाल दी जाती है और वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाएगी। वैसे ही आपको बताया अक्कलजाड़, अक्कलजाड़ भी मनुष्य का अवशेषीय अंग है, फालतू का अंग है, कोई काम की चीज नहीं है, धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाएगी। अक्कलजाड़ कोई काम की चीज नहीं है। वैसे ही आईब्रो, ये आईब्रो है, ये कोई काम की चीज नहीं है। 400 से 500 साल बाद में आदमी के आईब्रो नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई काम की चीज है ही नहीं। अब लड़कियों के क्या है कि 15वें दिन 20 रुपए लगते हैं सेट वेट करवाने में, तो ये फालतू की चीज है, ये भी जाएगी। जैसे मनुष्य के कान, ये बाह्य भाग, बाह्य कर्णपल्ले, ये कोई काम की चीज नहीं है। सीधा बेच का वेगो तो भी सुनेगो आपा ने, इनकी कोई भूमिका नहीं है। अंदाजा ये लगाया जाता है कि 1300 से 1500 वर्ष पश्चात आदमी के कान नहीं होंगे। चश्मा लगानी है तो तागो बांधना पड़ेगा, यो लगाना है तो पीछे तागो ही बांधना पड़ेगा, कान को नहीं होगा, क्योंकि फालतू की चीज है ये। वैसे आदमी के कानों पे घने बाल,
अब आपको मालूम है कि आदमी के कान पर बाल होते हैं, वो भी फालतू के ही है। कई अंग वह को नहीं के बंग का आप कोई रस्सी थोड़ी बनावा, हाँ वो भी फालतू के अंग हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, पूंछिए कैसे रुकाई, पूंछ वाली कसे रुकाई, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर 4 कसे रुकाई होती हैं प्रिय छात्रों। वो फालतू की है, कोई काम की चीज नहीं है। पहले वहां इंसान के पूंछ हुआ करती थी कि हम लोग सारे बंदर थे, आज ही बंदरियां। वह अंतिम 4 बंदर में क्या हुआ, वो पूंछ ना धीरे धीरे मनुष्य बना, तो वो पूंछ कशेरुका में तब्दील होती चली गई और 4 कशेरुकाएं बन गई, उनको पूछिए कशेरुकाएं कहते हैं। आने वाले जमाने में वो भी नहीं रहने वाली। आज ऐसे ही आदमी के निप्पल, ये अब ये महिलाओं में तो बच्चों को दूध पिलाने के काम आते हैं, परंतु अपने कोई काम की चीज है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं यूं कहना चाह रहा हूं, ये सारी की सारी अवशेषी अंग हैं, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये अपेंडिक्स से क्या है, एक अवशेषी अंग है, कृमि रूपी परिशेषिका बोलते हैं। ये धीरे धीरे जो मैंने आपको अंग बताए थे, और ऐसे एक नहीं है, छोटे मोटे मनुष्य में 92 अवशेषी अंग हैं ऐसे, जो कभी न कभी विलुप्त होंगे। छोटे छोटे कितने अंग हैं ऐसे, 92 है, जिनका कभी न कभी विलुप्त होना लाजमी है। तो ध्यान रखना है प्रिय छात्रों। अब देखो, ये अपेंडिक्स हमारे अंदर कोई काम नहीं करती, परंतु ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं ना, शाकाहारी जंतु, उसमें किसका पाचन करवाती है, ये सेलुलोज का पाचन करवाती है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, कि अपेंडिक्स हमारे अंदर नहीं, कि शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनमें किसका पाचन करवाती है, सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, कि काष्ठीय जो चीजें होती हैं, काष्ठीय चीजें, काठ वाली चीजें, उनमें में सेलुलोज होता है। क्योंकि पादपों की कोशिका भीति किसके बनी होती है, सेलुलोज की। पौधों के अंदर इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके चारों ओर की जो भीति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो अब आपको मालूम है कि शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, घास वगैरह। तो घास का पाचन करवाने के लिए उन लोगों के अंदर अपेंडिक्स का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अपेंडिक्स जानवरों के लिए इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के लिए कोई काम की चीज नहीं है। परंतु आपको यह भी मालूम होगा कि छप्पनिये का अकाल गिरा था 1899 ईस्वी में। तब आपको मालूम, आपने सुन के रखा होगा कि भयंकर अकाल, दुर्भक अकाल था। आदमी को आदमी खाना शुरू हो गया था, और अंततः आदमी ने जांटी का छोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया, छाल छोड़े। जांटी को नहीं होगी लेकिन छाल हो नहीं, बह खाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हरिनाम की कोई चीज नहीं बची, न अनाज बचा, न के फल फ्रूट बचे, कुछ भी नहीं बचा, प्राणी मर गए। तो उस स्थिति में इंसान ने क्या किया कि खेजड़ी की जांटी की छाल को खाना स्टार्ट कर दिया। तो इंसानों के अंदर भी उस टाइम अपेंडिक्स ने कार्य करना शुरू कर दिया था, सक्रिय हो गई थी, क्योंकि वह विकट परिस्थितियों में भी इसको क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है। अब बात है कि 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार रिप्लाई कर चुका हूं, कि आंसुओं के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं, पहले बता चुका हूं। एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोएंजाइम, टाइलिन। वाह, क्या क्वेश्चन की भाषा है, क्या क्वेश्चन की प्रकृति है। तो आप लोगों को मालूम है कि मनुष्य के आंसू में लाइसोएंजाइम व थायोसाइनेट पाए जाते हैं, जो किसका पाचन करवाते हैं बच्चों, जो हानिकारक जीवाणु कीटाणुओं को मारते हैं। और आपको यह भी मालूम है कि लार के अंदर भी लाइसोएंजाइम व थायोसाइनेट पाए जाते हैं। तो लाइसोएंजाइम किस में होता है, आंसुओं में होता है, और ये क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। बताया था मैंने
कि जब भी आंखों के अंदर चोट लग जाती है तो बार बार आंसू आते हैं। आंसू तब आते हैं तो इसमें इन्फेक्शन होने की दर हो जाती है। सॉरी, कि आंख में चोट लग गई तो इन्फेक्शन होने का भय रहेगा। इन्फेक्शन होने का भय रहेगा, आंख खराब हो जाएगी। आंख खराब तो दुनिया खराब, क्यों? आंख नहीं तो कुछ नहीं। ले भगवान ने आंखों के अंदर क्या दे दिया? आंसुओं में लाइसो एंजाइम दे दिया, ताकि कम से कम आंख में इन्फेक्शन ना बढ़ जाए। इसलिए लाइसो एंजाइम में हानिकारक जीवाणु कीटाणु मारता है। फिर छोटा टाबर होया करता, नीचे पड़ जाया करता। फिर दादी नानी नु कहते चाट ले क्या बेटा, एंड चाट लेता थे। चाटने का मतलब लार मिला देता थे, और लार भी क्या करती है? हानिकारक जीवाणु कीटाणुओं को मारने का काम करती है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं। पाचक के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मैंने कल वाले एपिसोड में बताया था कि पाचन के रसों में कौन सा एसिड होता है। ये लो जी, लैक्टिक एसिड, टैनिक एसिड, अमीनो एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाह, क्या क्वेश्चन का तरीका है! इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप रिप्लाई कीजिएगा फटाफट। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में काफी दफे देखे जाते हैं, और देखे क्या जाते हैं बच्चों? आते हैं। देखे क्या जाते हैं? आते हैं। तो कुल मिला के HCl। HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो अमाशय की कोशिकाओं से, अब अमाशय में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, ऑक्जेंटिक सेल और एजेंटोफिल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स व एजेंटोफिल सेल्स दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, उससे HCl सीक्रेट होता है, जो क्या है? भोजन को सड़ने से बचाएगा। HCl की pH भी मैंने बताई थी, क्योंकि ये प्रबल अम्ल होता है, 1.2 से 2 होता है। ये लो जी, ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे ले चलता हूं कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति लीवर का कार्य है? यानी लीवर के कार्य की बात हो रही है। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सुनना बच्चों, लीवर के कार्यों की बात करें तो मैं यहां कार्य लिख रहा हूं। पहला कार्य मैं खुद ही लिख दे रहा हूं, फिर समझ में आ जाएगा। चलो, इसका जवाब क्या है? यूरिया। ये लो, लीवर के कार्य पूछ रहा है। यह ग्लूकोज को, चलो मैं लिख रहा हूं बच्चों, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन में बदलता है, जिसे ग्लाइजीनेसिस कहते हैं। ग्लाइजीनेसिस कहते हैं। फिर क्या करता है? यह पुनः ग्लाइकोजन को, यह पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। पुनः ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। यानी दोबारा ऐसा भी कर देता है। अच्छे से काम सुन लो सारे के सारे लीवर के, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, जीनोलाइसिस कहते हैं। याला जी, ठीक है। तीसरी कंडीशन, ये क्या करता है? शर्करा से वसा का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? लाइपोजीनेसिस कहते हैं। लाइपोजीनेसिस कहते हैं। फिर चौथा क्या कहा आपने? ये अमीनो अम्लों से अमोनिया को अलग करता है। यह अमीनो अम्लों से, सुनना भाई, काम बता रहा हूं मैं लीवर के, एक साथ में बताता हूं ताकि जिंदगी भर की परेशानी हट जाए। यह अमीनो अम्लों से अमोनिया का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? विएमनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विएमनीकरण कहते हैं। ये क्या करता है? पांचवा काम सुनो, ये वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसे पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइसीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फिर छठा,
ये क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। फिर 7वां, ये पित्त का निर्माण करता है। फिर 8वां, ये पित्त वर्णकों का निर्माण करता है। पित्त वर्णक कौन से होते हैं? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। 9वां, ये फेरस का संग्रह करता है। फिर 10वां, ये विटामिन ए, डी, ई, के का संग्रह करता है। रैत छोरो पर्सन तो पक्को आवेगो। क्या रिप्लाई दिया आप लोगों को मैंने? खुद को ही शाबाशी ले लेता हूं। जबरदस्त क्वेश्चंस। पर्सन क्या है? दोबारा सुनिए कि लीवर के कार्य की बात आ रही है तो मैंने छठा कार्य बताया है कि यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, जबकि यूरिया उत्सर्जन कराने का काम कौन करती है? किडनी करती है। पर्सन में अंतर आ गया। ये यूरिया उत्सर्जन का कार्य कौन करती है? किडनी करती है। जबकि यूरिया का निर्माण कहां होता है? लीवर में होता है। पित्त का निर्माण कहां होता है? लीवर में होता है। जबकि पित्त का संग्रह कहां होता है? पित्ताशय में होता है। समझ में आया क्या? लीवर के काम क्या है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलता है, इसे ग्लाइजीनेसिस कहते हैं। पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं हम। यह शर्करा से वसा का निर्माण करता है, जिसे लाइपोजीनेसिस कहते हैं। यह अमीनो अम्लों से अमोनिया को अलग करता है, जिसको विएमनीकरण कहते हैं। यह वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसे पाइसीकरण कहते हैं। यह यूरिया का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। पित्त क्षारीय पदार्थ पीएच 8.6, जबकि पित्त का संग्रह पित्ताशय में। यह पित्त वर्णकों का निर्माण करता है। यह पित्त वर्णक क्या है? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन कैसा होता है? हरा होता है। बिलीरुबिन कैसा होता है? पीला होता है। आपको यह भी मालूम है कि पीलिया रोग में प्रभावित अंग लीवर है और पीलिया रोग के अंदर प्रभावित अंग लीवर। अब ध्यान रखना, पित्त वर्णक, चलो मैं बता ही देता हूं। पित्त वर्णक दो प्रकार के, एक का नाम है बच्चों बिलीरुबिन, अच्छे से देखना, बिलीरुबिन ये नाम है। और बिलीरुबिन कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है बच्चों? पीला। दूसरा पित्त वर्णक कौन सा है? बिलीवर्डिन। ये लो, बिलीवर्डिन, ये लो जी, ठीक है। बिलीरुबिन कैसा होता है? पीला होता है। बिलीवर्डिन कैसा होता है? हरा होता है। अब आपको मालूम है कि दो प्रकार के पित्त वर्णक होते हैं, दोनों 50-50 चलते हैं लीवर में, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपने गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया, तो आपके शरीर में हेपेटाइटिस वायरस चला जाएगा। हेपेटाइटिस वायरस कहाँ अटैक मारता है? लीवर पे अटैक मारता है, सबको मालूम है। और वो करता क्या है? जाते ही बिलीवर्डिन वर्णक को किस में बदल देता है? बिलीरुबिन में। तो पीला तो पहले ही था, ये हरा और पीला होना शुरू हो गया। इसका मतलब पीला ही पीला हो गया, पीला पीला हो गया, तो क्या हो गया? पीलिया हो गया। अब पर्सन क्या बनता है कि पीलिया रोग में कौन सा वर्णक कौन से वर्णक में बदलता है? तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बदलता है, या बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में बदलता है, या यूरोक्रोम साइटोक्रोम में बदलता है, या साइटोक्रोम यूरोक्रोम में बदलता है? जवाब क्या रहेगा? बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में बदलता है, ये आंसर रहेगा। तो प्रिय छात्रों, बहुत जबरदस्त धांसू क्वेश्चन बताया मैंने। बिलीरुबिन कभी भी बिलीवर्डिन में नहीं बदलेगा, और यदि ऐसा होना शुरू हो जाए तो हम लोग सारे हरे हरे हो जाएंगे। हरे हरे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, फिर तो ये आपके गाय है, भैंस है, ये आपका इंतजार करते रहेंगे क्लास की छुट्टी होते ही धनाडा गिर लेगा, बोले हो क्या तो एक्स और वाई ग्रुप पर टाबरा है, दिल्ली पुलिस और बच्चा है, सरांगा कान है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बिलीवर्डिन, इसको याद कैसे रहे? देखो, इसमें रे नाम भी आ रहा है, डे नाम भी आ रहा है, और ने भी आ रहा है। यानी बिलीवर्डिन में लास्ट में गार्डन नाम का उच्चारण हो रहा है। गार्डन कैसा होता है? हरा होता है। इसका मतलब बिलीवर्डिन कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। अब हरा किस में बदलेगा? पीला में बदलेगा तभी होगा।
तो बिलीवर्डिन किस में बदलता है? बिलीरुबिन में। फिर मैंने कहा कि यूरिया का निर्माण ये हो गया, फेरस का संग्रह भी करता है, और ये विटामिन ए डी की का संग्रह करता है। ये प्रश्न आता है कि विटामिन के का संग्रह कहाँ होता है? तो लीवर में होता है बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि विटामिन ए डी ई के का संग्रह। तो आपको मालूम है कि इसमें बी और सी नाम नहीं आया, बी सी का संग्रह होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो यूरिन के साथ, पेशाब के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं। इनका संग्रह होता है, वो भी लीवर में होता है। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वाह, इस प्रकार के क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलो ये तो सीधा पेट डाटा वाला क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 7 अप्रैल को। शायद इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोगों को शायद तकलीफ नहीं होने वाली। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, टीबी के लिए, कुष्ठ के लिए। तो विडाल टेस्ट का संबंध किससे है बच्चों? तो टाइफाइड से है विडाल। कई लोग इसको वाइडल भी बोलते हैं। टीबी के टेस्ट का नाम है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसका एक और नाम भी है बच्चों, मैंटुक्स टेस्ट। और बात रही एड्स के टेस्ट के नाम है एलिसा, इसको एलाइजा भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है बच्चों, तो इसका पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, कुष्ठ रोग की बात करें तो इसका लेप्रोसी कहते हैं, तो इसका है लेप्रामिन टेस्ट। लेप्रामिन टेस्ट सारी जांचें मैंने बता दी आप लोगों का। तो टाइफाइड में होता है विडाल टेस्ट, जिसको आम भाषा में आप म्यादी बुखार कहते हो ना, वो है ये टाइफाइड। म्यादी बुखार के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, म्यादी बुखार कह दो, लेसर भाव कह दो, भाव कह दो, आंतरिक भाव बुखार कह दो, मोती जरा कह दो, बराबरी नाम है। ये टाइफाइड के नाम है सारे के सारे जो मैंने बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे ले चलता हूं आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन। एमडीटी किस रोग से संबंधित है? तो कुष्ठ रोग से संबंधित है, सीधी सी बात है। एमडीटी टेबलेट होती है जो कुष्ठ रोग का इलाज होता है बच्चों। ठीक है ना, तो इसका सीधा जवाब आपका यही जाएगा, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं, इसको कॉड रोग भी कहते हैं, कॉड। इसको लेप्रोसी भी कहते हैं, लेप्रोसी रोग। इसको हैंसन रोग भी कहते हैं, हैंसन रोग। और इसमें एमडीटी टेबलेट काम में आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रिप्लाई इसका आपका लिए जरूरी था। मम्स का, मम्स, मिजल्स, मम्स। मम्स बोलो तो पैरामिक्सोवायरस, गलसुआ की बात हो रही है यहां, गलसुआ, मम्स। कनफड़ जिसको बोलते हैं आम भाषा में, कनफड़, और इसका वायरस का नाम है पैरामिक्सो। तो पैरामिक्सो वायरस किसका होता है? कनफड़ का, मम्स का होता है। मीजल्स होता है खसरा और मम्स होता है कनफड़। ठीक है, तो पैरामिक्सो वायरस किसका होता है? मम्स का, गलसुआ, कनफड़, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आती है। गलसुआ में कौन सी ग्रंथि में सूजन आती है बच्चों? पैरोटिड ग्रंथि में। पैरोटिड ग्रंथि होती कहां है? कान के नीचे, कान के नीचे होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है बच्चों। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? कनफड़ होती है, कान के नीचे पाई जाती है, लार का सिक्रेशन करती है, लार को अंदर अंदर मुंह में डालने का काम करती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से, लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं, कनफड़ सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। परंतु सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? लीवर होता है, सबको मालूम है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है।
सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड होती है। और सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि के साथ में कौन सी होती है? प्लीहा होती है। तो कहने का मतलब मांसे गलसुआ कन्फर्ड पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, पैरामिक्सोवायरस। दूषित पानी भोजन की वजह से हो जाता है ये रोग। झाड़ू पूछो लगाना ठीक हो जाए। कालाजार, कालाजार लेशमानिया डोनोवेली प्रोटोजोवा की वजह से होने वाली बीमारी है। ये क्या है बच्चों? प्रोटोजोवा है, प्रोटोजोवा, यानी ये परजीवी है। कालाजार लेशमानिया डोनोवेली प्रोटोजोवा की वजह से होने वाली बीमारी है, ठीक है। अब ध्यान करना है कि कालाजार की बात करें तो ये सैंडफ्लाई मक्खी के काटने से होता है। सैंडफ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो कालाजार होता है, ठीक है, कालाजार रोग। एक नाम आएगा अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग, जिसको सोने की बीमारी के नाम से जानते हैं। सोने की बीमारी। और ये किसकी वजह से होता है? ये सीसी मक्खी के काटने से होगा। इसको कहते हैं सेटसी मक्खी। सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो अफ्रीकन निद्रा रोग, जिसको सोने की बीमारी कहा जाता है। ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जबकि लेशमानिया डोनोवेली प्रोटोजोआ की वजह से कालाजार होता है। इसका पूरा नाम है लेशमानिया डोनोवेली। इसकी वजह से कालाजार रोग हो जाता है, और ये सैंडफ्लाई मक्खी के काटने से होता है। भाई देखो, मैं सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करा रहा हूं। एक चीज में 3 चीजें क्लियर कराना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा समूह गोबर पर उगता है? ये आया आपका लैब असिस्टेंट के अंदर। तो जवाब रहेगा कॉप्रोफिल्स, जो फिल्स, कॉर्टिकॉल्स, सॉक्सिकॉल्स और कॉप्रोफिल्स। ये क्या है बच्चों? कवक हैं। कवक है फंजाई, पेशिडियोमाइसिटीज कवक का सदस्य है। ये गोबर के ऊपर में उगने वाली कवक का नाम क्या है? कॉप्रोफिल्स कवक है, जिसको आम भाषा में आप सांप छतरी कहते हो। सांप छतरी, सफेद सफेद रंगी कोनी हुए कह रहे छोरो, पटोड़ांग ऊपर उग जावे है ने, सफेद सफेद रंग की, जिसको टोपी फेंकने वाली कवक के नाम से भी जानते हैं। सांप छतरी सी कोनी हुए के बाद टोपी सी फेंकती रहे, ऊपर बन गोल गोल टोपी है, टोपी उड़ाती रहती है, उसको सांप छतरी कहा जाता है। तो वह सांप छतरी यानी उसको कॉप्रोफिल्स कवक के नाम से जानते हैं, कॉप्रोफिल्स कवक। और वो गोबर पे या काठ पे उगती है। काठ, यहां काष्ठीय चीज भी नाम आ सकता है, काष्ठीय। कोई पुरानी पेडी पड़ी है, पेडी तनो, उसके ऊपर भी ये सांप छतरी उग जाती है, कॉप्रोफिल्स। ये कवकों का ड्यूटेरोमाइसिड, एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिटीज, ये कवकों के क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। तो इसमें बेसिडियोमाइसिटीज कवक का और एक ग्रुप है बेसिडियोमाइसिट कवकों का, उसकी एक सदस्य है कॉप्रोफिल्स, जिसको आम भाषा में सांप छतरी कहते हैं। मशरूम की छोटी बहन होती है ये, ठीक है। चलो, पादप जगत की फल मक्खी न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। तो न्यूरोस्पोरा को पादप जगत की फल मक्खी के नाम से जानते हैं। फल मक्खी, ठीक है, फलों के ऊपर बैठने वाली मक्खी। और उसको पादप जगत की फल मक्खी किसको कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। एस्परजिल्स, नाइगर, राइजोपस, टोलिकर, पेजाइना, ये कुछ नहीं है। ये तो आपका क्या है? कवक है, ये याद नहीं रखना। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का और क्या कहते हैं? जोकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। इसको फल मक्खी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
चलो, आलू में पचेती अंगमारी रोग किसकी वजह से होता है? अल्टरनेरिया सोलानी, फाइटोफथेरा इन्फेंट्रेंस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस या एस्टिलोगोट्रिटिसाई। बहुत बढ़िया, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। क्या? आलू का अंगेती अंगमारी रोग, ये 1945 में आयरलैंड में अकाल पड़ा था आलू के अंगेती अंगमारी रोग से। ठीक है, तो फाइटोफथेरा इन्फेंटेंस ये नाम है इसका। फाइटोफथेरा कवक की वजह से आलू के अंदर पछेती अंगमारी रोग हो गया, और उसकी वजह से आयरलैंड के अंदर क्या हुआ था बच्चों? 1945 में भयंकर अकाल पड़ा था, 1945 में। और आयरलैंड में क्या गिर गया था? अकाल गिर लग गया था। आयरलैंड में अकाल गिरा था, किसकी वजह से? आलू की पछेती अंगमारी रोग की वजह से, फाइटोफथेरा की वजह से होता है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेवल भी ठीक था, और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आप भी मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को टाइट करना शुरू कर दिया। कब मनुष्य में दाद यानी चर्म रोग किस कवक से उत्पन्न होता है? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइकोफाइटोन की वजह से या मैक्रोस्पोरम की वजह से? 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान करना, दाद जो होता है ना, दाद, दाद को रिंगवर्म रोग के नाम से भी जानते हैं। रिंगवर्म यह नाम आता है। रिंगवर्म का मतलब हो गया रिंग, रिंग का मतलब कि त्वचा के ऊपर गोल 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 घेरा ऐसे, इसलिए इसको रिंगवर्म कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए दाद एक कवक जनित रोग है, और किसकी वजह से होता है? ट्राइकोफाइटोन कवक की वजह से। बहुत बढ़िया, यानी दाद कौन से कवक की वजह से होता है? ट्राइकोफाइटोन कवक की वजह से होता है। प्रिय छात्रों, याद रखना पड़ेगा, जम के याद रखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिंगवर्म के नाम से जानते, गोल गोल घेरा हो जाता है, तो उसको ट्राइकोफाइटोन कवक की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे ले चलता हूं। क्या लो, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की या सेलुलोज की, या केवल काइटिन की, या हेमीसेलुलोज की, या सेलुलोज की? बताइएगा, बताओ रे बच्चों, ये तो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है मेरा। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। शैवालों की और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जवाब रहेगा सेलुलोज से। हेमीसेलुलोज की बात करें तो कृत्रिम हाथी दांत किसके बने होते हैं? कृत्रिम हाथी दांत, तो ये किसके बने होते हैं? हेमीसेलुलोज के। सेलुलोज से पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फाइकोलॉजी कहा जाता है। जबकि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। यालॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। चलो, कवक सदैव होते हैं, परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, या परजीवी होते हैं, या मर्तोपजीवी होते हैं? बताइएगा, कवक क्या होते हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर है बच्चों इस क्वेश्चनों में, ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु फिर भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बताओ बच्चों, अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। तमाम बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, आप लोग जुड़े। तमाम जितने भी कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं, दूसरों के ऊपर रह करके पोषण लेते हैं। कवकों और शैवालों के सहजीवन को लाइकेन कहते हैं। कवक व शैवालों के सहजीवन को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन जो होते हैं उनको प्रकृति के प्रदूषक सूचक कहा जाता है। तो प्रकृति के प्रदूषक सूचक किसको बोला गया है? प्रदूषक सूचक किसको बोला गया है? तो लाइकेन को। ये SO2 रहित क्षेत्र में पाए जाते हैं। SO2 रहित क्षेत्र में क्या होता है? लाइकेन पाए जाते हैं। कि जहां SO2 नहीं होगी वहां पर क्या होंगे बच्चों? लाइकेन होंगे। जहां SO2 होगी वहां लाइकेन नहीं पाए जाते, जहां SO2 होगी वहां लाइकेन नहीं होंगे, यानी SO2 रहित क्षेत्र में होंगे ये। जहां SO2 होगी वहां लाइकेन नहीं होंगे, इसका मतलब लाइकेन नहीं है, इसका मतलब वहां पर SO2 है। SO2 है तो वो एक प्रकार की एक प्रदूषक गैस है, इसका मतलब वहां पोल्यूशन ज्यादा है। और जहां पर पोल्यूशन नहीं है तो वहां SO2 नहीं होगी, वहां लाइकेन पाए जाते हैं। यानी लाइकेन का पाया जाना
प्रकृति के अंदर किसका सूचक माना जाता है? सफाई का सूचक माना जाता है। और कवक क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। कवक और शैवालों के सहजीवन को लाइकेन कहा जाता है। तो ये क्या रहेंगे? परपोषी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कवकों में संचित खाद्य पदार्थ मंड के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, या लिपिड के रूप में, या प्रोटीन के रूप में होता है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप गलत नहीं कर सकते। तो कवकों में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होगा, ये ध्यान कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। और प्राणियों के अंदर आपको मालूम है कि भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है प्राणियों के, और वो कहां होगा? लीवर व मांसपेशियों में होता है, ये भी आपको मालूम है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। और कवकों के अंदर भी भोजन होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होता है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पे ले चलता हूं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, अभी बताया था, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या इकोलॉजी? तो माइकोलॉजी रहेगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और सूक्ष्म जीव होते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी। और इकोलॉजी में किसका होता है? प्रकृति और वातावरण का। प्रकृति प्लस वातावरण, सजीवों का वातावरण के साथ में, सजीवों का वातावरण के साथ में सह संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो उसमें तो क्या है कि सजीवों और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और सजीव और वातावरण के सहजीवन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो ये था बच्चों आज का एपिसोड। बहुत तकड़ा सा एपिसोड रहा। तमाम छात्र जो भी जुड़े सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। आपसे जरूर आशा रखूंगा कि आप लोग लाइक वाला बटन जरूर दबाओगे। तो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे। और जाते जाते आप लोगों से एक नंबर निवेदन रहेगा कि स्टेटस लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। और आपके सामने सीआरपीएफ की भर्ती 1,30,000 की, राजस्थान में एलडीसी की और राजस्थान पुलिस की भर्ती, दिल्ली पुलिस की भर्ती आपके सामने। तो एक्स और वाई ग्रुप के जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो ग्रामीण डिफेंस अकेडमी से तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइएगा। और 200 रुपए में मात्र 200 रुपए, मात्र 200 रुपए की बात हो रही है। 200 टेस्ट सीरीज आर्मी जीडी के लिए आपके मोबाइल ऐप ग्रामीण डिफेंस अकेडमी के ऊपर पड़ी है, तो आप वहां जाकर के सर्च करके उनको मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपका सुनहरा भविष्य बन सके। तमाम छात्र जुड़े तो उनका पुनः धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि कल एक अच्छे एपिसोड के साथ में फिर हाजिर होंगे और आप लोग मेरे साथ में जरूर जुड़े रहोगे। तब तक मुझे जाने की इजाजत देनी पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।